द कंट्री साइड अंडर द कंपनीज रूल, मतलब हमारे इंडिया में गाँव में विलेजेस में कंपनी ने किस तरह से रूल किया. So you already know about East India Company. How did they come into India in 1600? They were given charter rights by the Queen of England. Finally, British fought two wars: Battle of Plassey against Sirajudaulah and Battle of Buxar against Mir Qasim. And after these two wars, they got Bengal, Bihar, and some parts of Odisha. So 1765 was an important year when they were given दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. सो 1765 में बेसिकली जो मुगल एम्पेरर था, मुगल एम्पेरर कौन था उस टाइम? शाह आलम टू. शाह आलम टू उन्हें दीवानी राइट्स दे देता है. मीन्स टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो अधिकार होता है वो अधिकार दे देता है. रिवेन्यू कलेक्शन करने के लिए हम रिवेन्यू को टैक्स या टैक्स को रिवेन्यू भी कह सकते हैं. बेसिकली जो मेजर जो टैक्स आता था वो आता था ज़मीन से, लैंड से. द क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड ऑन द लैंड and the peasants means bataidar, so the peasants had to pay the taxes to the British. So this way we can understand that in 1765 Mughal Emperor Shah Alam II had given the Diwani rights to the British East India Company, and the areas were Bihar, Bengal and Odisha. This is the old map. आप ऊपर देख सकते हैं बिहार की स्पेलिंग BEHAR आपको दिखेगी, असम दिखेगा, बर्मा दिखेगा. सो दीज वर अंडर द ब्रिटिश. यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें यू कैन सी कि किस तरह से जो इंडिया की जो ज़मीनें थी उन पर उन्हें रेवेन्यू राइट्स मिले, टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिले. सबसे ऊपर है 1757 में 24 परगना, एक जिला है बंगाल में, उसके अधिकार उन्हें मिले. 1760 वर्धमान, मिदनापुर, चितागोंग, ये भी बंगाल में है. देन 1765 बंगाल, बिहार, कटक, अराकुन, इस तरीके से इतने सारे एरियाज के राइट्स उन्हें मिले. सो बेसिकली ब्रिटिश तो हमारे इंडिया में आने के बाद पहले तो वो ट्रेडर बन के आए, बट धीरे धीरे वो क्या बनने लगे? दे स्टार्टेड टू बिकमिंग रूलर. और अब ब्रिटिश जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस का अपने हाथ में ले चुके थे. मींस दे बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लैंड एंड द लैंड वाज अंडर देयर कंट्रोल. अब लैंड पे पूरी तरह से उनका कंट्रोल हो चुका था. और कंपनी ने सोचा, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, वो उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे. लाइक वो यहाँ से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन अमेरिका में भी. सो उनको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता था. सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो भी पैसा हमें पे करना पड़ता है उसका हम भारत से ही उस पैसे को और ज़्यादा अर्न करें, जिससे हमारे ऊपर लो इम्पैक्ट पड़े, हमें ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, और जो करना पड़ भी रहा है वो हमें इंडिया से ही मिल जाए. सो इस मैप को मैंने इसलिए शो किया है. इसमें जो रेड कलर्ड है दैट इज़ बिहार, वेस्ट, अभी वेस्ट बंगाल है, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा है ना. सो ये आज के मैप के अकॉर्डिंग है. नाउ हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ब्रिटिश, व्हाट वाज ब्रिटिश? ब्रिटिश वाज फॉरेन पावर. दे वर नॉट फ्रॉम इंडिया. वो इंडिया से तो थे नहीं. सो ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी पॉलिसी अपनाएं जो लोकल लीडर्स को भी हर्ट ना करे. लोकल लीडर्स कौन थे? लाइक जमींदार्स, तालुकदार्स. सो जमींदार्स, तालुकदार्स या राजा भी होते थे. सो दे वर लोकल लीडर्स. मान लो कि अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज लाइक अ पिक्चर ऑफ द तालुकदार ऑफ दैट टाइम. सो बेसिकली ये जो जमींदार, ये जितने भी जमींदार तालुकदार थे, ब्रिटिश ये भी समझ चुके थे कि अगर उन्हें भारत पर पूरी तरह से कब्जा करना है तो उन्हें इन लोकल रूलर्स को
अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो जाते। बट ब्रिटिश ने कभी भी अपनी पॉलिसीज़ को इतना रिप्रेस्ड नहीं रखा कि ये सारे लोग उनके अगेंस्ट एक साथ खड़े हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए इस अकॉर्डिंगली अपने रिवेन्यूज़ को डेवलप किया जाए कि सारे लोग आराम से टैक्सेस पे करें और जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी क्रॉप्स वो चाहते थे उन क्रॉप्स को ही ग्रो किया जाए। कुछ ऐसे क्रॉप्स थे जैसे इंडिगो मतलब नील, टी मतलब चाय। ये इंडिगो या फिर टी या फिर सिल्क डेवलपमेंट या फिर कॉटन, कॉटन वाज ऑल्सो अ मेजर क्रॉप विच वाज कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड इट वाज एक्सपोर्टेड टू मेनी यूरोपियन कंट्रीज। ये सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश चाहता था कि दे हैव टू डेवलप इन इंडिया एंड दे हैड टू कलेक्ट वेल रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। बेसिकली ब्रिटिश वही क्रॉप्स ग्रो करवाता था इंडिया में जिसको बेच के वो अच्छे पैसे कमा सके। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे वो क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू था वो सबसे पहले तो उन्हें जो एग्रीकल्चरल लैंड था जिन पर क्रॉप प्रोडक्शन होता था उनसे उन्हें टैक्स मिलता था। बट इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर आर्टिसंस। आर्टिसंस मीन्स कारीगर। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दे आर कॉटन वीवर्स। ये जो कॉटन वीवर्स होते थे, ये वीविंग मीन्स बुनना, कपड़े को बुनना। कॉटन वीवर मतलब कॉटन का कपड़ा बनाने वाले लोग, और सिल्क वीवर मीन्स सिल्क का कपड़ा बनाने वाले लोग। ये सिल्क वीवर्स और कॉटन वीवर्स जो थे इनसे ब्रिटिश परचेज करते थे सिल्क और कॉटन। बट इनको इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता था, इनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया जाता था कि आप अपने कपड़े को बिल्कुल चीप और चीप प्राइस में ही बेचिए, है ना। इनफैक्ट फोर्सफुली उनसे ज़बरदस्ती कम पैसे में कपड़ा खरीदा जाता था। बट इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग पेरिश्ड होने लगे, धीरे धीरे ये लोग समाप्त होने लगे। क्योंकि एक इंसान से आप कब तक कितने से कितने कम पैसे में अगर आप उससे काम करवाओगे तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर वो अपना काम छोड़ देगा फाइनली। ये जितनी भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं दे आर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। और यहाँ पे जो भी सिल्क वीवर, कॉटन वीवर, जो भी लोग थे, जो भी आर्टिशन, इनको आर्टिशन भी कहते हैं। आर्टिशन मीन्स कारीगर, और स्पेशली ये क्या है, वीवर। वीवर मीन्स बुनने वाले। बट पॉटर, ये सभी तरह के लोग दे आर आर्टिशंस। ये आर्टिसंस थे, ये परेशान हो गए, ये अपने गांव छोड़ के जाने लगे। और ब्रिटिश ने जो उनकी रिप्रेशन की नीति थी वो उनके ऊपर बनाए रखी। ब्रिटिश उनको परेशान किया करते थे, इवन मारते पीटते भी थे। एक और बात थी कि ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारा पैसा, पहले बहुत सारा गोल्ड भी मंगाते थे अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। बट धीरे धीरे उन्होंने इंडिया से ही सारा पैसा वसूल करना शुरू कर दिया। नाउ विल स्टडी बंगाल फेमाइन 1770। बंगाल में बहुत ही डेंजरस फेमाइन आया था 1770 में, जिसने लगभग 1/3 पॉपुलेशन को मार दिया। मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार की 1/3 पॉपुलेशन इस 1770 के फेमाइन में मर चुकी थी। और टोटल जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 करोड़, 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ पीपल वर डेड। व्हाट इज फेमाइन? आखिर फेमाइन होता क्या है? अ लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ मेनी पीपल। मतलब फूड की कमी हो जाए बहुत लंबे समय तक के लिए, मान लो 3 मंथ, 4 मंथ्स, लाइक 5 मंथ्स के लिए फूड ना मिले तो क्या होगा? और वो भी एक लार्ज एरिया में, मतलब एक पूरे बिहार में कह लो, पूरे पूरे बंगाल में, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। दिस इज़ फेमाइन।
अब फेमाइन आता क्यों है? इस टाइम के जो भी फेमाइंस थे दे वर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, बारिश कम होने की वजह से फेमाइन क्रिएट होता था। ऐसे फेमाइन 1770 का एक इकलौता फेमाइन नहीं था इंडिया में। इवन उसके बाद भी देखो 1765 के बाद ब्रिटिश कोई रियायत नहीं करते थे टैक्स कलेक्शन में, और 1770 के बाद 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 और 1943 का लास्ट फेमाइन, 1947 में तो ब्रिटिश चले ही गए थे। 1943 में भी केवल बंगाल में 30 lakhs पीपल वर डायड। ब्रिटिश के टाइम में फेमाइन आते थे और इवन लोग बेचारे जब उन्हें एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक लार्ज एरिया में जब उन्हें फूड नहीं मिलता था, दे ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस, वो दूसरी जगहों पे जाते थे। बट डिस्टेंट प्लेसेस पे भी जाके कभी कभी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो या तो बीच में ही मर जाते थे या वो जहाँ जाते थे वहाँ भी फेमाइन की सिचुएशन होती थी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन तो था नहीं, लाइक बिहार में रहने वाला इंसान ये नहीं जान सकता कि बंगाल में क्या हो रहा है, या बंगाल में रहने वाला इंसान उड़ीसा के बारे में नहीं जानता था वहाँ पे क्या हो रहा है। लाइक देयर वाज नो मोबाइल, देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो कंप्यूटर्स एट ऑल, देयर वाज नो एनी मीडिया which could give information about the famines. This way we can understand ki how like dangerous was a famine in this period. Even कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि ब्रिटिश के एरा में जो फेमाइन आ रहे हैं वो यूरोप में आए हुए प्लेग से भी डेंजरस है। यूरोप में भी 14th सेंचुरी में ब्लैक प्लेग आया था और ब्लैक प्लेग ने पूरे यूरोप की पॉपुलेशन को 1/3, जो वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन को मार दिया था। ये वो टाइम था जिस टाइम बहुत डेंजरस लाइक प्लेग इज़ अ डिजीज़, है ना। बट वो क्या बन गई? वो बन गई एपिडेमिक, महामारी, जैसे कोरोना है अभी। अभी आप जो देख रहे हो ब्लैक डेथ, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं क्योंकि इसने लगभग 75 to 200 मिलियन लोगों को मार दिया था। यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज परमानेंट सेटलमेंट। द ईयर वाज 1793। परमानेंट सेटलमेंट कब आता है? 1793 में। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही क्लियर वर्ड्स में अगर समझें तो दिस वाज अ सेटलमेंट विच वाज मेड विद द जमींदार। ये जमींदार के साथ सेटलमेंट किया गया था। किसने किया था? ब्रिटिश ने। हु कलेक्टेड रेवेन्यू, और ये जमींदार जो थे वो क्या करते थे? पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। किससे कलेक्ट करते थे? पीजेंट से। और जो पैसा, जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो किसको जमा करते थे? ब्रिटिश को, एंड हैंडेड ओवर अ फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिश। मतलब इसमें अमाउंट फिक्स था और 89% किसका था? ब्रिटिश का होता था। 11% जमींदार का होता था। मान लीजिए 100 क्विंटल व्हीट अगर इसने कलेक्ट किया तो 100 क्विंटल में से 11 क्विंटल्स जमींदार टैक्स रखता था और 89% मतलब 89 क्विंटल वो ब्रिटिश को दे देगा। ये था परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की अब हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। आपको ये याद रखना है, 1793 कॉर्नवालिस, द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इस सिस्टम में क्या था? जमींदार हु अर्लियर हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वाज एस्टैब्लिश्ड एज द प्रोप्राइटर्स ऑफ ओनर्स ऑफ द लैंड। मतलब जो जमींदार थे या तालुकदार थे या राजा थे, पहले उन्हें सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार होता था, बट अब उन्हें क्या अधिकार मिल गया था? उन्हें उन जमीनों का मालिक बना दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। दे वर प्रोप्राइटर, दे बिकेम ओनर्स ऑफ द लैंड, एंड उनका वर्क क्या था? सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है,
पीजेंट से और उन टैक्स को जो फिक्स्ड किया हुआ है ब्रिटिश के द्वारा, और उस टैक्स को ब्रिटिश को पे कर देना है। जो बचा 11% वो जमींदार का होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी परमानेंट सेटलमेंट की कि जमींदारों को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिश को। सो अगर कोई जमींदार इस फिक्स्ड अमाउंट को ब्रिटिश को नहीं पे कर पाता था, मान लीजिए किसी जमींदार को 1 लाख पे करना होता था, अगर वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा, मतलब उसकी जमीन छीन ली जाएगी। तो अगला पॉइंट है, शुरुआत में तो ब्रिटिश ने अपनी मर्जी से लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिए, जमींदार को बोल दिया कि भाई इतना रेवेन्यू हमें चाहिए। बट इसके बाद भी 1765-66 से लेके 1793 तक जो लैंड रेवेन्यू था वो डबल कर दिया गया। और जॉन शोर, एक ब्रिटिश, ने लिखा था कि जो बंगाल का अगर हम टोटल प्रोडक्शन अगर हम उसको 100 मान लीजिए 100 क्विंटल माने, तो गवर्नमेंट उसमें से 45 क्विंटल ले लेती थी, जमींदार भी बेईमानी कर आके 15 क्विंटल ले लेते थे, और जो एक्चुअल कल्टीवेटर था, जो खेती करता था, उसके पास केवल 40% ही बचता था। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर 100 किलोज अगर ग्रो करते थे उस टाइम, तो आपके पास केवल 40 किलोज ही बचता था, बाकी आपको टैक्स के रूप में ब्रिटिश को और जमींदार को दे देना होता था। सो हाईलैंड रेवेन्यू की वजह से इंडिया में सिर्फ पीजेंट्स ही परेशान नहीं हुए, बल्कि फिक्स्ड जो रेवेन्यू था वो किन के साथ था, ब्रिटिश का, जमींदार के साथ। और अगर कोई फेमाइन आता था, रेनफॉल नहीं हुआ, तो जमींदार क्या करते थे, वो टैक्स पे ही नहीं कर पाते थे, और इस तरह से जमींदार के भी घर, उनकी जो ज़मीनें, उनके कैटल या उनके पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, बहुत सारे ज़मींदार रोड पे आ चुके थे, बहुत सारे ज़मींदार बर्बाद हो गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या थे। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसके फ़ायदे जो भी थे ब्रिटिश को थे, और पीजेंट्स भी परेशान थे, जमींदार भी परेशान थे, उनकी प्रॉपर्टी बिक रही थी। सारे फ़ायदे, मोस्टली जो बेनिफिट्स थे इसके, वो ब्रिटिश को ही थे। ब्रिटिश ऑफिशियल जानते थे कि वो पूरी तरह से रूल नहीं कर पाएंगे, अभी नए नए ब्रिटिश थे इंडिया में, वो पूरी तरह से रूल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जमींदार को आगे किया, और जमींदार को टैक्स कलेक्शन का एक मीडियम बनाया कि जो भी टैक्स कलेक्शन होगा हम जमींदारों से लेंगे, हम डायरेक्ट पीजेंट्स के पास नहीं जाएंगे टैक्स कलेक्शन के लिए, हम जमींदार से टैक्स कलेक्शन करवाएंगे और खुद बैठ के आराम से कमाएंगे। पहला तो बेनिफिट ये था ब्रिटिश के लिए, मतलब नो टेंशन। दूसरा, जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये तो सारा का सारा जो टैक्स था वो फिक्स था, परमानेंट था, एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें सारा का सारा जो टैक्स था वो फिक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गारंटीड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब जो इनकम होती थी ब्रिटिश को वो गारंटीड होती थी, क्योंकि जमींदार को बोला जाता था कि इतना रेवेन्यू तो तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम कहीं से भी लाओ, चाहे अपना घर बेच के लाओ, बट यू विल हैव टू पे। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू थ्रू अ स्मॉल नंबर ऑफ जमींदार सीम टू बी मच सिंपलर। कुछ कम जमींदारों से टैक्स कलेक्शन करना ब्रिटिश के लिए आसान था, और बहुत सारे पीजेंट से टैक्स कलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल था। देखिए इस पिक्चर में ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजेंट जो थे, पीजेंट से कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जमींदार। और यहाँ पे ये प्रॉपर समझाया हुआ है, इट वाज बेटर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम सम जमींदार्स देन लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट, मतलब ये बेहतर तरीका था कि जमींदार से ही टैक्स कलेक्शन कर लो, पीजेंट से जमींदार अपना टैक्स कलेक्शन करता रहेगा। नेक्स्ट है, द परमानेंट सेटलमेंट वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ब्रिटिश ये भी मानते थे कि परमानेंट सेटलमेंट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा तो पीजेंट भी नहीं जी पाएगा,
और जमींदार को भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। सो पीजेंट और जमींदार दोनों मिलके इसको बेहतर करेंगे, और यही तरीका ब्रिटेन के भी लैंडलॉर्ड अपनाते थे ब्रिटेन में। और ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट में वही चीज़ें ग्रो करवाते थे जो क्रॉप्स वो ग्रो करवाना चाहते थे। कौन से क्रॉप्स ग्रो करवाते थे? लाइक इंडिगो, कॉटन, है ना, जिनकी डिमांड बहुत अच्छी थी पूरे यूरोप में। सो दिस वाज ऑल अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, और इसको परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट भी कहते हैं। बाद में इसको उड़ीसा, उसके बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास। मद्रास पहले बहुत बड़ा था, लाइक मद्रास वाज अ स्टेट, है ना, मद्रास एक प्रोविंस था ब्रिटिश के टाइम पे। और इसके बाद इन लोगों ने वाराणसी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया। वाराणसी एक जिला था उस टाइम पे भी। सो दैट्स इट।